अब हम स्टार्ट करेंगे, ये जानेंगे कि सिंधु घाटी के प्रमुख नगर कौन कौन से थे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ फेमस नगर थे जिनको हम जानेंगे। तो आइए, सबसे पहले आपके पास एनसीईआरटी की अगर बुक होगी तो उसमें जो पहला मैप होगा, उस मैप में आपको कुछ ऐसा इस साइड का इतना पोर्शन दिखाया जाएगा। मैंने पूरा इंडिया का मैप बनाया, आपको सिर्फ इतना पोर्शन दिखाया गया होगा। उसमें काफ़ी सारे नगर बसे हुए हैं इस सभ्यता के आसपास, लेकिन मैं कुछ प्रमुख नगरों की ही बात करूंगा जो कि आपके अक्सर बोर्ड में सीबीएसई में मैप में क्वेश्चन आते हैं। इसमें सबसे प्रमुख नगर जो थे, एक हड़प्पा जिसे पहली बार खोजा गया था, दूसरा था मोहनजोदाड़ो जो कि सबसे बड़ा शहर था इस सभ्यता का, फिर तीसरा आता है राखीगढ़ी जहाँ पे ये तांबे की खोज हुई थी, ये राजस्थान में पड़ता है, बनावली हरियाणा में, कालीबंगन राजस्थान में, चनहुदड़ो पाकिस्तान में, धोलावीरा गुजरात में, नागेश्वर समुद्री किनारे इसलिए फेमस है, ये समुद्री किनारे पे जो स्थित होते हैं वो काफ़ी फेमस नगर होते हैं, लोथल बालाकोट ये समुद्री किनारों पर हैं, ये फेमस हैं। इन सब का अपने एक महत्व है, इसलिए इन नगरों को ज़्यादा मैंने हाईलाइट करके बताया गया है क्योंकि मैप में आते हैं और इनकी एक खासियत होती है। आगे के चैप्टर में जब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो इन नगरों के बारे में आपको जानकारी अपने आप मिलती जाएगी कि ये क्यों फेमस है। और एक नगर और है जो कि काफ़ी सुदूर था इस सभी नगरों से, उसका नाम था शोरतुगई जो कि अफ़गानिस्तान में था। इसकी भी एक खासियत है, वो भी अभी हम इसी टॉपिक में जान लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ये नगर मिले, बहुत सारी खुदाइयाँ हुई, जैसे सर जॉन मार्शल और उनके 2 साथी थे, उन्होंने मिलके इसको खोजा और इन सारे नगरों की खोज जांच पड़ताल की, पता चला कि यहाँ की संस्कृतियाँ एक समान सी हैं। तो आइए ज़रा जानते हैं, पहला टॉपिक आपका संस्कृतियाँ। इस घाटी में पाए जाने वाले सभी नगर एक दूसरे की संस्कृतियों के समान थे। मतलब वहाँ पे सारा कल्चर, रीति रिवाज जो भी उस सोसाइटी में, उस संस्कृति में जो भी वो लोग अपना रहे थे एक दूसरे से, वो सारा सिमिलर ही था। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल में दिया गया है कि मृदभांड शैली, मतलब वहाँ पे मिट्टी के बर्तन जिन जिन स्थलों पे पाए गए, लगभग सबकी शैली, बनावट, उनका रूपरेखा, सब कुछ उन पे जो डिज़ाइन थे वो सब एक जैसे थे। यानी मृदभांड शैली, मिट्टी के बर्तन जो बनाए गए थे वो एक समान पाए गए थे। फिर दूसरी चीज़, कृषि करने का तरीका उनका समान था। पशुपालन, वो एक ही प्रकार के पशुओं का पालन करते थे। और हाँ, एक ध्यान रखने वाली बातचीत है, हड़प्पा स्थल के लोग घोड़े से अपरिचित थे, यानी वो घोड़े को नहीं जानते थे। घोड़ा यानी हॉर्स से वो अपरिचित थे। शिल्पकारी साक्ष्य, शिल्पकारी का साक्ष्य में मतलब मूर्ति, खिलौने, ये सब टॉयज़ बनाना, ये सब उनका एक सिमिलर था। जो शिल्प कलाएँ हड़प्पा में मिली वही शिल्प कलाएँ चनहुदड़ो, धोलावीरा, बालाकोट, नागेश्वर, बनवाली, कालीबंगन और लोथल में, इन सभी जगह पर मिली है। तो आइए अब कुछ जानते हैं कि वहाँ के लोग कैसे अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, क्योंकि अब ये सभ्य मानव थे, सीधी सी बात है, जंगलों में भटकना छोड़ चुके थे। तो अब क्यों ना ये जाने कि उनका निर्वाह के तरीके क्या थे। तो आइए जानते हैं। जब इन नगरों में संस्कृतियाँ समान थी तो सीधी सी बात है कि यहाँ के लोगों का रहन सहन, खाने पीने का तौर तरीका एक समान ही होगा, तो इनके जीवन निर्वाह के तरीके भी समान थे। तो देखिए, भोजन सामग्री, अब जब इतिहासकार, आर्कियोलॉजिस्ट जब वहाँ गए, वहाँ पे खुदाई की, तो उन्होंने कुछ सामग्री, भोजन सामग्री को एकत्रित किया, जिसमें से देखते हो कैसे क्या क्या चीज़ थी। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी अक्सर पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादन और जानवरों यानी जिनमें मछली भी शामिल है, से भोजन प्राप्त करते थे। जले अनाज के दाने मिले, कई जगह पे इन्होंने खुदाई की, किचन के पार्टीशन में कुछ बर्तनों में, मिट्टी के बर्तनों में अनाज के जले हुए दाने मिले हैं। इससे तो पता चल गया कि ये लोग अनाज खाते थे। जरा अनाज के दानों में जरा देख लेंगे कि क्या क्या मिलता है। इससे तो पता चल गया था कि इनके खाने संबंधी जानकारी मिली। और खाने संबंधी जानकारी को कौन रिसर्च करता है, उनका नाम है पुरावनस्पतिज्ञ। मतलब ये प्राचीन वनस्पतियों को रिसर्च करके और बताते हैं कि ये कौन कौन सी फसल है, किस प्रकार की फसल और कैसे उगाई गई होगी। आइए जानते हैं हड़प्पा स्थलों से मिले खाद्य सामग्री। इसमें खाद्य सामग्री में सबसे पहले अनाज आता है। अनाज में देखो गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा, जो कि गुजरात में बहुत ज़्यादा पाया जाता था, गुजरात के क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिला। और चावल की मात्रा बहुत कम मिली है, इसलिए यह है कहना मुश्किल है कि ये लोग चावल खाते थे या बिल्कुल नहीं खाते थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कुछ ही जगह पर चावलों के दाने मिले हैं। मतलब ये लोग चावल बहुत कम मात्रा में खाते होंगे। हड़प्पा सभ्यता से मिली जानवरों की हड्डियाँ, आइए ज़रा जानते हैं हड़प्पा सभ्यता में जानवरों की हड्डियाँ कौन कौन सी मिली है। यानी कि ये लोग मांस तो खाते ही होंगे, तो मांस जो खाते थे उसमें देखिए मवेशियों में ज़्यादातर इन्होंने जानवर जो पालते थे, पालतू जानवरों में इनके पास क्या क्या था, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर, ये पालतू जानवर हुआ करते थे इनके पास। तथा इनके यहाँ पे जंगली सूअर की हड्डियाँ मिली है, इसे जंगली वराह भी बोलते हैं। हिरन की हड्डियाँ मिली है, घड़ियाल की हड्डियाँ मिली है,
और मछली तथा पक्षियों की हड्डियाँ मिली, लेकिन आज तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि ये हड्डियाँ या तो ये खुद शिकार करते होंगे या किसी एक आखेटक समुदाय वो होता है जो जंगल में जाके शिकार करते हैं और फिर उनके मांस को वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा इनको बेचा जाता होगा इन नगरों में। तो ये कहना साफ साफ आज तक आसान नहीं हो पाया, कहना सही नहीं होगा कि ये खुद शिकार करते होंगे या किसी आठक समुदाय से ही शिकार लेते होंगे, खरीदते होंगे। तो इसका आज तक कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है, तो आप भी ऐसा नहीं लिखेंगे कि अनेक इतिहासकारों ने माना है या नहीं माना है, वो आपके ऊपर है। आइए तब जानते हैं हम कृषि प्रौद्योगिकी। अब देखिए इतना जब अनाज ये सब मिला तो इससे ये तो पता चल गया कि यहाँ के निवासी कृषि जरूर करते होंगे, मतलब खेतीबाड़ी जरूर करते होंगे। इतने सभ्य हो चुके थे तो खेतीबाड़ी करेंगे, जंगलों में कब तक भटकेंगे। तो देखिए बीजों का छिड़काव, सबसे पहली बात जब अनाज के दाने मिले तो इससे ये तो पता चल गया कि खेती बाड़ी करते थे और बीजों का छिड़काव ये जरूर करते होंगे, नेचुरल है। फिर देखिए वृषभ बैल के संकेत मिले हैं, कई मोहरों में बैलों के संकेत मिले हैं, कई सिक्कों में बैल बना हुआ मिला है और कई मूर्तियां, बैलों की मूर्तियां भी, खिलौने वगैरह मिले हैं। टेराकोटा की एक मूर्ति भी मिली है बैल की, वृषभ की। आपकी एनसीईआरटी की बुक में उसका एक इमेज होगी, वो देख लीजिएगा, या आपको स्क्रीन पे शो भी हो जाएगी। ठीक है, खेत की जुताई के लिए बैलों का प्रयोग होता था। अब जब उन बैल से ये लोग परिचित थे तो बैल का उपयोग ये खेतों की जुताई के लिए ही करते होंगे, नेचुरल है। तो देखिए मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप भी मिले हैं, मतलब ये तो था ही, जब बैल का यूज़ करते होंगे तो बैल के लिए कुछ ऐसा औजार होता होगा जिससे वो खेतों में हल चलाते होंगे। तो हल के जो प्रतिरूप मिले हैं, मूर्ति टाइप कुछ मिला है, जो कि कहाँ मिला, चेलिस्तान के स्थल में मिले हैं और बनावली हरियाणा में भी मिले हैं। इसलिए मैं देख रहा बनावली का नाम इसलिए लिया था, कुछ प्रमुख नगर। यहाँ पे क्या मिले हैं, मिट्टी से बने हल मिले हैं, हल के प्रतिरूप मिले हैं। तो आइए जुते हुए खेतों के साक्ष्य है, कालीबंगन यानी राजस्थान में मिले हैं, ये रहा कालीबंगन। यहाँ पे जुते हुए खेत मिले हैं। जुते हुए खेत मतलब कि जुते हुए खेत वो होते हैं जो एक खेत का, एक ज़मीन का टुकड़ा होता है जिस पे हल चला के छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे खेत के उस ज़माने में जुते हुए साक्ष्य मिले हैं जो कि बहुत ज़्यादा, वैसे कहा तो नहीं जा सकता कि वो जुते हुए खेत के साक्ष्य हो या नहीं हो, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा है कि वो जुते हुए खेत ही थे, क्योंकि लाइनें एक खेत में इतने सदियों तक कैसे बची रह सकती है ज़मीन के नीचे दबने के बाद। लेकिन उन्होंने जब निकाला तो परत निकाली तो पता चला कि यहाँ पे खेत जोते जाते थे। तो ज़्यादातर कहाँ मिले हैं, कालीबंगन राजस्थान में जुते हुए खेत मिले हैं। एक खेत में हल रेखाओं के दो समूह होते थे, देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, एक खेत में हल रेखाओं के दो समूह, यूं और यूं, ये दोनों एक दूसरे को समकोण काटती थी। ये देखो समकोण पर काटती है, ये देखो यूं भी और यूं भी। इससे यह तो पता चलता है कि ये एक ही खेत में दो अलग अलग प्रकार की फसलें उगाते थे। फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया गया है। हाँ, कई इतिहासकारों ने सोचा कि ये फसल काटने के लिए हाथ का प्रयोग करते हैं, कोई स्पेशल इनके पास औजार था या कुछ था। तो एनसीईआरटी की बुक में इस तरीके के कुछ औजार हैं जो धातु के औजार पाए गए हैं, जो कि उसी सभ्यता के थे। इससे ये तो पता चलता है कि शायद ये फसल काटने के लिए उपयोग करते होंगे, शायद ये लकड़ी के फलक लगाते होंगे पत्थरों के, उसमें इस तरीके का ऐसा कुछ होता होगा। आप अपनी एनसीईआरटी के चित्र 1.4 में देख लीजिए, पेज नंबर पे। सिंचाई, ये सभी स्थल अर्धशुष्क क्षेत्र में थे, इसलिए वहाँ सिंचाई की आवश्यकता अधिक थी। सही बात है। अब सिंचाई की बात करते हैं। इतनी देर से हमने सब जान लिया, संस्कृति जान ली, निर्वाह के तरीके जान लिए, कृषि जान ली। अब जानते हैं सिंचाई कि क्या खेतों में पानी का प्रचुर मात्रा थी या वो नदियों के किनारे बसे हुए थे। नेचुरल ये कि या तो इनके पास पानी नहरों के थ्रू आता होगा या कोई नदी से नाला खोद के लाते होंगे, या फिर और अन्य कौन से साधन थे सिंचाई के लिए। तो अन्य जो साधन थे उनमें से सबसे पहले, क्योंकि ये ज़्यादातर अर्धशुष्क क्षेत्र में, मतलब ज़्यादातर देखो ये सारा रेगिस्तानी क्षेत्र है, अर्धशुष्क क्षेत्र है, तो यहाँ पे पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती होगी। इसलिए सिंचाई के लिए जैसे कि कुछ नहरें लेके गए होंगे नदियों से यूँ साइड में बना के, लेकिन सुदूर क्षेत्रों में कैसे लेके गए होंगे। इसलिए शोरतखई नामक इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे कुछ कृत्रिम नहरों के अवशेष मिले थे आर्कियोलॉजिस्ट को। मतलब हमारे जितने भी हड़प्पा के जो रिसर्चर थे, जिन्होंने खोज करता थे, उन्हें यहाँ पे क्या मिली है, नहरें मिली है, नहरें, आर्टिफिशियल नहरें। शोरतखई, इसलिए शोरतखई फेमस है। शोरतखई में क्या मिली है, आर्टिफिशियल नहरें। तो आइए अब जानते हैं, ये देखो अफगानिस्तान में शोरतखई नामक स्थल पर कुछ नहरों के अवशेष भी मिले हैं। अनेक नहरें मिट्टी में दब गई हैं। हाँ, और जैसे कि कई क्षेत्रों में पंजाब सिंध की तरफ नहरों का अवशेष नहीं मिले, क्या पता वो मिट्टी में दब गई हो, परत के नीचे दब गई हो, या वो गाद से भर गई हो, गाद मतलब मिट्टी से भर गई हो। तो ऐसे करके अनेक नहरें मिट्टी में दब गई होंगी और कुओं तथा तालाब तथा जलाशयों से भी कृषि में सिंचाई की जाती थी।